हेलो एवरीवन, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 1 की वीडियो। और इस वीडियो में मैंने पूरे यूनिट 1 को कवर किया है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप इस वीडियो पर बहुत अच्छा रिस्पांस देते हो, लाइक करते हो, कमेंट करके मुझे बताते हो, तो मैं नेक्स्ट यूनिट की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के यूनिट 1 की। ठीक है, तो ऐसे ही डे बाय डे मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए सारी यूनिट्स की वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूं। ठीक है, चलो फटाफट हमेशा की तरह जान लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिफिनीशन की। एक्चुअल में अरे यार, क्लाउड होता क्या है ये तो हमें पता होना चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। कुछ इशूज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसके बारे में देखेंगे। क्लाउड सर्विसेज क्या होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना। इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को देखेंगे, पैरेलल कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखेंगे, इलास्टिसिटी को देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह ना यार, ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, राइट। एंड द लास्ट में ऐसी स्माइल आपके चेहरे पे 100% होगी। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिफिनीशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, तो यहां पे सबसे पहले अब जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, जो कि हर जगह आपको एग्जाम में लिखना है। अब बाकी कॉन्सेप्ट तो मैं अभी क्लियर करवा दूंगा कि एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। चलो पहले लाइन में देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस द इंटरनेट, ये इंपॉर्टेंट, इसे अंडरलाइन करो, फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर एंड देन एक्सेस डेटा विया द इंटरनेट। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड क्या आता है? क्लाउड अगर दिमाग में आए तो बादल, बादल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बादल ऐसे कुछ होते हैं, तो ये बादल वाला क्लाउड की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये एक तरह की एक टेक्नोलॉजी होती है जहां पे डेटा आपका स्टोर होता है, वहां से हम लोग एक्सेस करते हैं, राइट। ठीक है, तो अब मान के चलो ये क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये आपकी सीटी यानी कि क्लाउड टेक्नोलॉजी है, और एज ए ह्यूमन आप यहां पे हैं। ऐसे चलो थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया मैं, एज ए ह्यूमन आप हैं। और आप तो यार हमेशा फोन पे लगे रहते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जीमेल पे कुछ मेल आता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आप करते रहते हो। तो आप फोन चलाते हो और फोन में आपका जियो का इंटरनेट कनेक्शन होता होगा, तो आप नेट चलाते होगे। अब जब अपने फोन में आप कोई भी चीजें करते हो तो वो डेटा आता कहां से है ये बताओ। वो सारी चीजें तो आपके फोन में तो स्टोर होती नहीं है। जैसे ही आपका इंटरनेट बंद होता है सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाते हो। जब डेटा ऑन रहता है तो आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड्स की सारी फोटो देख रहे होते हो। ठीक है, फोटो देख रहे होते, लाइक कर रहे होते हो, आपके फोन पे ईमेल आ रहा होता है, आपके क्लासरूम पर आपके टीचर असाइनमेंट भेज रहे होते हैं, ये सारी चीजें हो रही होती हैं। तो वो सारा डेटा कहां से आ रहा होता है? क्लाउड से आ रहा होता है। क्लाउड से आ रहा होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, INTERNET, इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप सारे डेटा को क्लाउड से एक्सेस कर रहे होते हो। ठीक, अब यही चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो यूजेस द इंटरनेट, जो इंटरनेट को यूज करती है स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा ऑन द रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर यानी कि आपका जो सर्वर हो वो कहीं पर दूसरी जगह पे हो। जैसे कि आप यहां पे हो, आपका सर्वर हो सकता हो आपसे 50 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, यानी तभी वो रिमोट सर्वर हुआ। यानी क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट को यूज करती है डेटा को स्टोर एंड मैनेज करने के लिए, राइट। उसके बाद देखो, एंड देन एक्सेस डेटा विया द इंटरनेट। अब जो डेटा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर है वो स्टोर हो रहा है इंटरनेट की मदद से, और जो डेटा आप एक्सेस कर रहे हो वो भी एक्सेस हो रहा है इंटरनेट की मदद से। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार इंटरनेट यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल मतलब निभा रहा है आपके डेटा को एक्सेस करने के लिए और स्टोर करने के लिए, राइट। अब देखो, अब मोटी मोटा अगर बात करें हम लोग तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक तरह की टेक्नोलॉजी है जहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं इंटरनेट की मदद से, और उस डेटा को हम लोग एक्सेस करते हैं इंटरनेट की मदद से, राइट। हमें कोई भी चीजें अपने फिजिकल डिवाइस यानी कि अपने फोन में कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है, बस हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो और हम किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, राइट। जो भी डेटा आपका क्लाउड में स्टोर हो। आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। मैं अभी थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपका क्लाउड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए
और रही बात इसके और कॉन्सेप्ट की, तो आगे यार अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। अब देखो, ए क्लाउड कैन बी प्राइवेट और पब्लिक। अब देखो, आपका जो क्लाउड है ना, यहाँ पे जहाँ पे डेटा आपका सारा स्टोर वगैरह होता है, वो आपका पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। पब्लिक मतलब क्या है, सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं, सारे लोगों के लिए एक्सेसिबल होता है वो सारा डेटा। और जो प्राइवेट होता है वो किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ही होता है। अब बताओ, आप अगर अपने फोन में कोई प्राइवेट फोटो रखती हो, क्या सबको बता देते हो कि भाई ले तू मेरा फोन ले ले, फोटो देख ले? नहीं ना, बस आपको पता होता है, आप ही एक्सेस कर पाते हो। इसीलिए जो प्राइवेट क्लाउड होता है वो उन्हीं लोगों के लिए होता है, कोई स्पेसिफिक कंपनी के लिए होता है, वही एक्सेस करते हैं, ना कि सारे लोग। अब पब्लिक क्लाउड सारे लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, राइट। अब देखो, जो बेसिकली गोल होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या होता है, प्रोवाइड इजी स्केलेबल एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड आईटी सर्विसेज। बहुत सारी आईटी सर्विसेज आप लोग यूज करते हो, जैसे कि जीमेल यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो, ऐसे सेल्सफोर्स आपको काफी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है, राइट। आप अमेजन का AWS यूज करते हो, तो काफी सारी चीजों क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कुछ प्रोवाइडर है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आपको पता चल गया ना कि इंटरनेट की मदद से हम चीजों को स्टोर करते हैं और डेटा को मैनेज होता है वहां पे, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं क्लाउड में, हम क्या कर रहे हैं, हम तो बस यार एक एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और चीजों को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आपका जो डेटा स्टोर हो रहा है, यहां पर तो भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे हार्ड ड्राइव लगे हैं, बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं। आखिर में उन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, ये भी तो सोचो। उन सारी चीजों को मैनेज कौन करता है, तो वो मैनेज करता है अमेजन का, जैसे हो गया AWS, अमेजन वेब सर्विस हो गया, ये GCP जो कि गूगल का है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, IBM का होता है। ये सारी कंपनियां हमें गूगल क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कि भाई लो, ये मैं तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तुम यूज करो, बस मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारा पीछे की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सारा तुम्हारा मामला रफा दफा कर दूंगा। अब देखो, अगर आप इनकी सर्विसेज को नहीं यूज करते हो, तो बाय द वे मान लो कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, राइट। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने कोई एक वेबसाइट बनाया, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो ना, तो समझोगे। देखो, आपने कोई वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब इस वेबसाइट में आप कुछ तो रखोगे। मान लो आपने कोई मूवी का वेबसाइट बनाया कि कोई भी बंदा रहेगा, मूवी वगैरह आपका वहां से डाउनलोड करेगा। तो पहली चीज क्या करोगे, आप सबसे एक बड़ा सा हार्ड डिस्क खरीद के लाओगे, ठीक है, CPU खरीद के लाओगे, कंप्यूटर लगाओगे, ठीक है, एक सर्वर बनाओगे जहां पे सारा डेटा अपना स्टोर करोगे मूवी, ठीक है, और उसे 24 घंटा 24/7 उसे लाइट का कनेक्शन दोगे, इंटरनेट की कनेक्टिविटी दोगे जो कि हमेशा ऑन रहेगा। फिर कोई बंदा कहीं से आपके वेबसाइट पे आके अपने फोन से डेटा को जब एक्सेस करेगा कि हाँ मुझे इस मूवी को डाउनलोड करना है, तब वो डाउनलोड कर पाएगा आसानी से। लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि आपका सर्वर हमेशा काम करे, फास्ट हो, ठीक है, तो इसमें आपका कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर ये सारी सर्विसेज कोई थर्ड पार्टी जैसे AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट अगर सारी प्रोवाइड कर दे, बस आपको बोल दे भाई तुम मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो और अपने सारे वेबसाइट का काम मेरे से करवा लो, आप मेरे से करवा लो, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा पैसा इन लोगों को दोगे, अपना सारा वेबसाइट का काम करवा लोगे। तो सेम यही काम करती हैं AWS, GCP, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, IBM, जो कि ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो ये क्लाउड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं और सारा काम हम लोग कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपका भी कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, मे बी 50 to 60% तो समझ में आ रहा होगा। तो अभी आगे जैसे ही आप लोग पढ़ोगे, आगे देखोगे टॉपिक्स, फिर आपका सारा कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे अब चलते हैं, हु इज यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग। तो मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताया कि कहां कौन यूज कर रहा है, तो यहां पर आपका भी कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलो पहले पॉइंट पे देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी टाइप, साइज एंड इंडस्ट्री। लाइक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री चाहे छोटी या बड़ी हो, वो यूज कर रही है क्लाउड कंप्यूटिंग जाने अनजाने में। शायद हमें ना पता हो, मे भी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप में से कुछ सारे लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते होंगे, राइट। सो आर यूजिंग द क्लाउड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ यूज केसेस सच डेटा बैकअप।
अब देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या छोटी छोटी कंपनियां, वो डेटा बैकअप के लिए क्लाउड सर्विसेज यूज करती है, डिजास्टर रिकवरी के लिए यूज करती हैं, ईमेल के लिए यूज करती हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप के लिए यूज करती हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज करती हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करती हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज करती है। बिग डेटा एनालिटिक्स का पार्ट ये थोड़ा सा मैंने बिग डेटा में कवर कर रखा है, और कस्टमर फेसिंग वेब एप्लीकेशंस में हम लोग करते हैं। अब देखो, वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है। वर्चुअल में क्या होता है कि वर्चुअल डेस्कटॉप जो होते हैं ना, हम इसे ऑनलाइन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। वी डू नॉट यूज ऑन आवर फिजिकल लैपटॉप, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि एक फिजिकल लैपटॉप में आपके क्या होता है, एसएसडी होती है, आपका प्रोसेसर होता है, राइट, प्रोसेसर होता है, एसएसडी होती है, रैम होता है, ये कुछ मेजर होते हैं जो कि होने ही होने चाहिए अच्छी क्वालिटी के। तो ये आपका फिजिकल एक लैपटॉप होता है और उससे आप कोई काम करते हो। फिर आपको लगता है कि यार एक कोई वर्चुअल डेस्कटॉप होता है जहां पे मैं कोई और अपने काम कर पाता, ताकि मेरा जो फिजिकल लैपटॉप है वो अफेक्टेड ना हो। तो वहां पे वर्चुअल डेस्कटॉप अगर आपको क्रिएट करना है तो वहां पे आपको फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी सीटी लिखता हूं, क्लाउड टेक्नोलॉजी वहां पे यूज करना पड़ेगा आपको। तो वहां से आप बहुत ही आसानी से आपको जितने सीपीयू की जरूरत है वहां से आप डिमांड कर सकते हो। हाँ, मुझे इतने सीपीयू की जरूरत है, रैम आपको कितना चाहिए, हाँ 8 GB का रैम, 16 GB का रैम, तो वहां से आप डिमांड कर सकते हो। और कितना प्रोसेसर चाहिए, ये सारी चीजें वहां से, एसएसडी, एचडीडी, कितना प्रोसेसिंग आपको चाहिए, प्रोसेसर यानी कि स्टोरेज डिवाइस कितनी चाहिए आपको, वो सारी चीजें वहां से ले सकते हो। और आपको वहां पे कुछ पैसे चार्ज कर देने होंगे बस, और वहां से आप बहुत ही आसानी से एक वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट कर लोगे और वो सारे काम वहां पे कर सकोगे जो आप अपने फिजिकल डेस्कटॉप पे करते हो। अब देखो, बिग डेटा एनालिटिक्स में क्या हुआ, बिग डेटा यार छोटा सा डेटा नहीं होता है कि 1 TB या 1 GB, इन सब में नहीं होता यार, पेटाबाइट, टेराबाइट, बहुत बहुत बड़ा अमाउंट में डेटा होता है। तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास उतनी डिवाइसेस नहीं होती हैं कि हम सारे डेटा को स्टोर कर सकें, और उतनी फास्ट प्रोसेसिंग वाली हमारे पास डिवाइसेस नहीं होती है कि हम सारे डेटा को हम लोग एनालिसिस भी कर सके, राइट। तो वहां पे हम क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ सर्विस प्रोवाइडर की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और अपने डेटा को प्रोसेस करते हैं, राइट, इन सारी चीजों को यूज करते हैं। तो आई होप कि इन सारे एग्जांपल को आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैं सारे नहीं बता सकता क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। अब देखो, फॉर एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर कंपनीज बहुत सारी हैं जो यूज कर रही हैं, ठीक है, जैसे कि डेवलप मोर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट, राइट। अब देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज आर यूजिंग द क्लाउड टू पावर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के लिए क्लाउड टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज किया जा रहा है। एंड video game makers are using the cloud to deliver online games to millions of players around the world। अब देखो, आप लोग गेम खेलते हो ना, आप लोगों में से बहुत पबजी वाले गेम होंगे। क्या आप सोचते हो यार कि एक टाइम पे मैं अपने दोस्त से बात करता हूं, सारे लोग एक साथ गेम खेलते हैं, आखिर में सारी चीजें पॉसिबल कैसे हैं, हमारा डेटा आखिर में स्टोर कहां पे होता है, राइट। सोचते तो होगे कभी। जैसे ही आपका जैसे इंटरनेट स्लो होता है, वैसे ही क्या होता है कि आपके लैग करने लगता है, आप अच्छे से गन उठा नहीं पाते हो, अच्छे से किसी को शूट नहीं कर पाते हो। तो ये क्यों प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब आपका इंटरनेट स्लो होता है। और जब इंटरनेट स्लो होता है तो क्लाउड से आप डेटा को फेच नहीं कर पा रहे होते हो सही से, इस वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आपका डेटा, आपके दोस्त का डेटा, सारे लोगों का डेटा एक जगह पे स्टोर है, जहां से आप विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एक्सेस करते हो और वेरी इजीली आप लोग गेम को खेल पाते हो। तो ये सारी चीजें आपकी क्लाउड पे हैं, जाने में हम लोग यूज कर रहे हैं यार, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन आज अगर वीडियो आप लोग पूरा देख लोगे ना, फिर आप कहोगे अरे यार यहाँ पे क्लाउड यूज हो रहा है, यहाँ पे क्लाउड यूज हो रहा है। तो आप लोग हर जगह देखोगे क्लाउड यूज हो रहा है। अब देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलो उन्हें देख लेते हैं। देखो, मैं अभी तक इतना स्लो इसलिए चला हूं ताकि मैं आपका एक बेस क्लियर कर दूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है। अभी हम फास्ट हो जाएंगे, हम फास्ट करेंगे अभी, ठीक है। चलो, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करूं, रिसोर्सेस पूलिंग। अब रिसोर्सेस पूलिंग का मतलब क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कैन शेयर resources among several clients, providing everyone with a different set of services as per their requirements। अब देखो क्लाउड कंपनी जो है ना, ये क्या करती हैं, एक बड़ा सा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लेती हैं, जहां पर उनके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, सीपीयूज होते हैं, रैम होती है, बहुत सारा होता है। तो क्या करती हैं, उनके पास मान लो 16 GB रैम है, मैं बहुत
मैं बहुत छोटा सा ले रहा हूँ, 16 GB की रैम है, राइट, 16 GB की रैम है। अब देखो किसी कस्टमर को 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट तो वो दे देगा, अब उसके पास कितना बचा, 12 GB और बचा। फिर किसी को 8 GB रैम की जरूरत पड़ी तो क्या करेगा, 8 GB दे देगा, फिर 4 बचा। तो ऐसे ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब वो किसी एक बंदे को पूरा 16 GB नहीं देगा, वो किसी एक बंदे को पूरा 16 GB नहीं देगा। ले भाई तू 4 GB मांग रहा है तो मैं तुझे 16 GB दे रहा हूं। अब भाई उसका 12 GB तो वेस्ट होगा, उससे क्या जरूरत है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज पूलिंग हो रही है ना, कि उसके पास 16 GB रैम है तो क्या कर रहा है, 4 GB किसी को दे दे रहा है, उसमें से 8 GB किसी को दे दे रहा है। तो ऐसे रिसोर्सेज पूलिंग कर रहा है, तो बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो रही है, राइट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी किया जा रहा है एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, राइट। इजी मेंटेनेंस होती है, जो भी क्लाउड सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो काफ़ी इजी मेंटेनेंस होती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती है तो यार हाँ 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होती है, आप अपने प्रॉब्लम को रेज करोगे वो जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। इकोनॉमिकल होता है, बहुत कम खर्चा लगता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अगर आप अपना खुद का कोई स्टोरेज बनाना चाहते हो, कोई सर्विस देने के लिए आप स्टोरेज डिवाइस CPU रैम लगाना चाहते हो, सबसे पहले तो यार आप एक घर बनाओगे नहीं, एक रूम लोगे, रूम में सारे चीज़ों को लाओगे, सामान वहाँ पे फिट करोगे, फिर किसी एक बंदे को हायर करोगे जिसको क्लाउड कंप्यूटिंग का नॉलेज हो, उसे हायर करोगे, 24 घंटे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दोगे, इंटरनेट दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका खर्चा चलेगा। हो सकता हो आपने 32 GB का रैम लगा दिया, लेकिन आपके वेबसाइट पे उतने सारे लोग आ नहीं रहे हैं और आपका बस वहाँ पे यूज हो रहा है 4 GB रैम, तो आपका बाकी का कितना 28 GB रैम तो वेस्ट हो रहा है। क्या मतलब है इतना बड़ा लगाने का, तो वेस्ट हो रहा है ना, तो खर्चा तो आपका उतना ही लगना है। तो वहीं पर अगर आप क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर लोगे तो ये आपको रिसोर्स पूलिंग में सर्विस करता है। अगर आप इसका 4 GB यूज करोगे तो 4 GB ही चार्ज करेगा। बाय द वे अगर कस्टमर आपके ज्यादा आ रहे हैं तो 8 GB यूज करने लगे तो 8 GB जितना पैसा चार्ज करेगा, तो हुआ ना इकोनॉमिकल कि जितना यूज करोगे उतना ही चार्ज लगेगा। और यहाँ पर भाई अगर अपने रूम पे तुम 32 GB का रैम लगा दिए और तुम उतना यूज ही नहीं कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा, आपका पैसा ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगेगी, इंटरनेट कंज्यूम ज़्यादा होगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, तो पैसा ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है वो आपकी इकोनॉमिकल होती है, इसीलिए आप AWS वगैरह की सर्विस को यूज कर लेना। AWS काफ़ी अच्छा है, राइट। सो वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन। अब देखो वर्क फ्रॉम एनी लोकेशन क्या है। अब भाई देखो तुम घूम रहे हो, मान लो तुम दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, आपको डजेंट मैटर कि मेरा भाई कहीं स्टोरेज डिवाइस खराब ना हो जाए, कौन मेंटेन करे, डजेंट मैटर, आप कहीं से काम करो। भाई साहब AWS वाले बैठे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले बैठे हैं, आपका सब संभाल रहे हैं, वो अपनी सर्विस दे रहे हैं आपको यूज करने के लिए। बस आप घूमते रहो, जहां से मन कर रहा है आप इनकी सर्विसेज यूज कर सकते हो कुछ पैसे देकर, राइट। सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छा है भाई, ये कोई फर्जी कंपनियां तो है नहीं। अमेजन काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप भी लोग जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी, गूगल, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी का इशू तो नहीं आएगा। 99% यार देखो 1% मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं है, 1% तो आना ही आना है कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ 99% यार मतलब बहुत सिक्योर होती है सारी चीज़ें। ऑटोमेशन में देखो, ऑटोमेशन में द एबिलिटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन अ क्लाउड सर्विसेज। ऑटोमेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं यार क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो ये सारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप लोग एग्जाम में हेडिंग डाल के इसके अंदर अपने से बना के लिख सकते हो। आई होप कि मैंने इतनी सारी चीज़ आपको समझा दी ना, तो 4-5 टॉपिक तो लिख लोगे बड़े आराम से, राइट। अब चलो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानते हैं। आप कहेंगे अरे यार आपने तो बताया डिसएडवांटेजेस होंगे ही नहीं ज़्यादा इसके, मतलब बोला ना कि हर जगह यूज होते हैं, तो अब भाई साहब देखो हर चीज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। चलो समझ लेते हैं। अब देखो एडवांटेजेस, हाँ जाहिर सी बात है इसके एडवांटेजेस कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। एडवांटेज पहले नंबर क्या है, बैकअप एंड रिस्टोर डेटा। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि अगर हमारा डेटा कभी लॉस हो जाता है तो ये हमें बैकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब देखो मैंने क्या किया, क्लाउड में डेटा स्टोर कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कि मुझे 24/7 डेटा प्रोवाइड कराना चाहिए, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि जब भी मैं एक्सेस करूं या जब भी मेरा क्लाइंट मेरा कस्टमर एक्सेस करे तो उसे एक्सेस हो। तो इसलिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो कंपनियां होती हैं वो कई जगह पे अपने
डेटा सर्वर डेटा सेंटर बनाई रहती हैं, राइट, क्योंकि यहाँ से कोई डेटा एक्सेस कर रहा होता है तो सारी डेटा की कॉपी कहीं बना के रखी हुई रहती है। बाय द वे यहाँ पे कुछ सिस्टम फेल्यूर होने की वजह से डेटा लॉस हो जाए तो यहाँ पे डेटा आपका स्टोर रहता है, तो यहाँ से बहुत ही आसानी से डेटा का बैकअप लिया जा सकता है, ठीक है। तो कंपनियां अपने एंड पे संभाल रही होती हैं, और वहीं पर अगर आप खुद का एक कमरे में मान लो सारा सामान अपना लगा के मेंटेन कर रहे, कभी मान लो आग लग जाए, यहाँ पे कोई बम फेंक दे, मतलब बम नहीं फेंकेगा, मे भी मान लो यार कभी कुछ भी हो सकता है यार, मतलब कुछ भी लॉसेस वगैरह इलेक्ट्रिसिटी, अब सामान है भाई, रैम है, सारी इलेक्ट्रिसिटी की सामान, कभी वोल्टेज ज्यादा हो गया तो जल जाएगा सामान आपका, तो क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। वहां पे कैसे डेटा रिस्टोर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो ये अपना आपका डेटा कई जगह पे स्टोर कर, रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो स्टोर करके रखती हैं, तो बाद में वहां से हम बैकअप ले लेते हैं। अब देखो कॉस्ट सेविंग मैंने इकोनॉमिकल वाला एग्जांपल दिया था, तो वहां पे आप समझ जाओगे कैसे कॉस्ट सेविंग होता है। इंप्रूव्ड कोलैबोरेशन, ठीक है, यहाँ पे जो कोलैबोरेशन होता है ये काफी यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है कि आपको जितनी सर्विसेज यूज करोगे उतनी ही तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। और रही बात मेंटेनेंस की, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वहां पे इंजीनियर्स बैठे होते हैं सारी चीजें मेंटेन करने के लिए, राइट। देन मोबिलिटी में, उसके बाद देखो अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी में क्या है कि जब कभी आपको मान लो 1 TB की जरूरत है, आप यूज कर रहे हो, अब आपको यार कभी पड़ गया कि यार कस्टमर आपके बढ़ रहे हैं, राइट, तो आपको वहां पे 10 TB की जरूरत पड़ी, 10 TB की, राइट, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे 10 TB की खरीद के लाओगे, फिर अपने इस रूम में लगाओगे, नहीं ना करोगे। अब जब क्लाउड के जब यूज करोगे, बस आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ी, आपने रेस किया, वो ऑटोमेटिक आपका अलॉट कर देगा, हाँ भाई ले 10 GB और तो यूज कर ले। तो ये होता है, वहां पे आपको जितनी भी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है आपको बड़े आराम से मिलता जाता है, आप करते जाते हो। डेटा सिक्योरिटी, मैंने सिक्योरिटी का पीछे एग्जांपल बता दिया कि यार इतनी बड़ी कंपनी है, आपका सिक्योरिटी वगैरह काफी अच्छी यहाँ पे मिलती है। अब डिसएडवांटेज देखो, इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब देखो क्लाउड का सबसे बड़ा रोल जो है ना इंटरनेट है। अगर इंटरनेट है तो क्लाउड की इमेजिनेशन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन यू कैन नॉट इमेजिन लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, राइट। सो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निभा रही होती है। तो इसका डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो खत्म बाबू, आप वहां पे इंटरनेट कनेक्शन नहीं, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं यूज कर पाओगे, राइट। लिमिटेड कंट्रोल इन द सेंस लाइक व्हेन यू आर यूजिंग एनी क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी लाइक AWS, Microsoft Azure, it's like these companies are using their own storage device and you are storing your all data on their servers, right? So you have not any controls like कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, किस जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है, नहीं आपके पास कंट्रोल है। तो वहां पे कुछ लिमिटेड कंट्रोल्स होते हैं आपके पास, बस आपके पास इतना है कि हाँ डेटा आपने स्टोर किया, डेटा आप फेच कर रहे हैं, लेकिन वो सारी कंपनियां कहाँ पे स्टोर कर रही हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं है। फिर सिक्योरिटी की, वही मैंने सिक्योरिटी का बताया कि जब आपके पास उतना कंट्रोल नहीं है डेटा का, तो हाँ कह सकते हो कि उतनी सिक्योरिटी नहीं है। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो नहीं रखा जाता है यहाँ पर, राइट, ठीक है। फिर डाउन टाइम, एक डाउन टाइम का जो होता है डिसएडवांटेज होता है कि कभी कभी क्या होता है, डाउन टाइम का मतलब क्या है कि मान लो ये भी तो एक कंपनियां हैं, मे भी हो सकता हो कि इनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कभी कोई बग्स आ जाए, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लोग वहाँ पे मेंटेनेंस का काम कर रहे होते हैं, इनके इंजीनियर सारी चीज़ सही कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सर्विस इनकी डाउन हो जाती है। तो वहाँ पे कभी कभी ये डाउन टाइम वहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। आई होप कि आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इशूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अब देखिए भाई सर पकड़ के बैठे हुए हैं, अरे यार अभी तक तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें आप बताए, अब इसमें कहाँ से इशूज आ गए। तो भाई रुको, हर जगह इशूज होता है, राइट। चलो समझते हैं। सिक्योरिटी इशू, अभी देखो इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें थोड़ा मैं बताऊंगा ना, आप 2-3 पेज भर दोगे जितना चीजें मैंने बताया पीछे। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में हमेशा बहुत स्लो चलता हूं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे फिर यार 1-2 पेज भरना तो यूं चुटकियों का काम है। चलो सिक्योरिटी इशू क्या है, मैंने बताया ना सिक्योरिटी इशू क्या है, तो सारी चीजें आप बस सिक्योरिटी इशूज हेडिंग डालना,
बस सारी चीज़ें डाल देना कि सिक्योरिटी इशू में क्या होता है कि हमारे पास पूरा डेटा का कंट्रोल नहीं होता है, बाहरी जगह पर दूसरे जिसके यूज करते हैं सर्विसेज, वहाँ पे सारा डेटा वगैरह हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें वहाँ पे भर सकते हो। लैक ऑफ रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज। अब देखो लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज में क्या होता है कि जिस सर्विस, जहाँ पे देखो क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही कंपनियां, अगर वहाँ पे जो कंपनी इंजीनियर काम करते हैं, तो जो इंजीनियर काम करते हैं ना, वो एक्सपर्टाइज जो वाले इंजीनियर होते हैं ना, वो नहीं मिल पाते हैं ज़्यादा। तो वहाँ पे एक होता है, वहाँ पे यार एक लैक देखने के लिए मिल जाता है कि इंजीनियर नहीं होते हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज उन्हें अच्छी नहीं मिल पाती हैं, बहुत जल्दी से मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो पाते हैं, राइट। गवर्नेंस ऑफ कंट्रोल, देखो कंट्रोल के भी वहाँ पे यार प्रॉब्लम होती है, राइट। कंप्लायंस का हो गया। मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल क्लाउड, मल्टीपल क्लाउड को मैनेजमेंट करना भी वहाँ पे क्रिटिकल टास्क होता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशूज होता है। परफॉर्मेंस, यानी कि 24/7 आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है। जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, रैम है, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करना। तो परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशू होता है कि आपको हर टाइम पे मिलता रहे। तो ये काफ़ी एक हेक्टिक टास्क होता है कि हाँ, जो भी कस्टमर आपकी सर्विसेज यूज कर रहा है उसे 24/7 सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो परफॉर्मेंस पे बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। डेवलपिंग है प्राइवेट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड भी यार एक डेवलप करने में काफ़ी बड़ा इशूज होता है, यहाँ होता है, राइट। इंटरनेट कनेक्टिविटी, मैंने बता दिया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, और ये कैसे एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। जब इंटरनेट नहीं रहेगा भाई, तो कैसे आप यूज कर पाओगे क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बहुत बड़ा मेजर रोल निभाती है क्लाउड कंप्यूटिंग में। आई होप यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसे बहुत ध्यान समझना। क्लाउड सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड लाइक इन योर इंटरव्यू एग्जामिनेशन, इफ एनीवन टेकिंग योर इंटरव्यू, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लाउड सर्विसेज की चलो बात करते हैं। तो इसको बात करने से पहले चैनल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी डालने वाला हूं, वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को एक लाइक करो, और प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। मुझे बस इतना कमेंट कर दो कि हाँ भाई मुझे वीडियो हेल्पफुल है, मेरे लिए वीडियो हेल्पफुल है, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग कमेंट करते हो ना यार, मुझे दिल से खुशी होती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ यार वीडियो अच्छी लग रही है लोगों को, मुझे और बनाना चाहिए। तो जितना आप लोग प्यार दोगे तो मैं उसी प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द बना के प्रोवाइड करता रहूँगा, राइट। आई होप कि आप लोग जरूर करोगे ना, जरूर करोगे। चलो क्लाउड सर्विसेज में आपका आता है SaaS, PaaS, IaaS। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसे बहुत ध्यान से आप लोग समझना। तो SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS का होता है, IaaS आपका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। आप बस फुल फॉर्म याद कर लो, बस इतना से आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में लिख दोगे तो आपको 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। और रही बात इसके आगे का भी मैं बता दूंगा, तो आपके 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इतना बस याद कर लो, SaaS PaaS 3 तरह की कोई एक बला होती है, कोई नाम होता है, और इसका फुल फॉर्म कुछ होता है। इसके फुल फॉर्म में ही पूरा कहानी छुपा हुआ है। चलो एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IaaS, जिसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। और ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर रट लो ना, देखो कुछ चीज़ें रटनी होती हैं। मैं मानता हूं कि हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तभी तो क्लियर होंगे जब चीज़ों के नाम याद होंगे। तो यहाँ पे हाँ इन सारी चीज़ों को रटने की कोशिश करना, याद कर लेना, 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कुछ है नहीं, आप हर जगह सुनते रहते हो। इसके बाद इसी पर आप बना के ना पूरा IaaS, PaaS, SaaS लिख डालो। अभी मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में लिखना है, राइट, और कैसे आपको कहीं आंसर करना है। चलो पहले पॉइंट पे देखो, कंटेन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्लाउड IT। अब देखो IaaS जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो होता है, बेसिकली देखो ये सारी जितनी चीजें ना सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इतना दिमाग में डाल लेना। और ये जो सर्विस है 3 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जो CC यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ये 3 तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, ठीक है। IaaS, PaaS, SaaS। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? अब सर्विस तो प्रोवाइड करती है, अब इन कौन इनके अंदर
किस टाइप्स की सर्विसेज आती हैं, तो ये 3 तरह की सर्विसेज होती हैं, IAS, PS, SAS। अब इनके अंदर देखेंगे कि IAS क्या काम करता है, PS काम करता है, SAS क्या काम करता है, तो वो सारी चीजें देखने वाले हैं। राइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, कंटेन्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्लाउड IT। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कंटेन कर रहे होते हैं। अभी ये क्या होते हैं, कंटेन कर रहे होते हैं। अभी इधर आ जाओ, इस IAS वाले सेक्शन में आ जाओ, तो ये जो आपका ऑरेंज कलर का है, ठीक है, ये अदर मैनेजेस, यानी कि दूसरे लोग मैनेज करते हैं, और यू मैनेजेस, ठीक है, इस कलर का जो है ये आप मैनेज करते हो। आप यानी कि एज अ डेवलपर, मान लो आप एज अ डेवलपर हो, ये आप मैनेज कर रहे होते हैं। ये अदर मैनेजेस यानी कि जिसकी आप सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जिसकी यूज कर रहे हो, वो मैनेज कर रहे होते हैं। राइट, तो अब देखो यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स आपको पता है, जो कि हमेशा भाई साहब ये आंख इनकी खुली रहती है कान खड़े रहते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, बस इनको आप जो बोलते हैं ये आपका डेटा देते रहते हैं। स्टोरेज, वही डेटा वगैरह जहाँ पे स्टोर होते हैं, और नेटवर्किंग, ये इतनी चीज़ें आपके प्रोवाइड करते हैं क्लाउड के सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं, जो भी AWS, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होगा, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो आपके हाथ में जो होता है एप्लीकेशन, डेटा, जो भी डेटा वगैरह प्रोवाइड करते हो लाइक डेटा में ले लो, आपकी मान लो कोई वीडियो से रिलेटेड कोई आपने वेबसाइट बनाई, तो उस वहाँ पे आप वीडियो अपलोड तो करोगे, आप यहाँ से वीडियो दोगे, वीडियो आपका डेटा है तो आपका डेटा स्टोरेज में जाके स्टोर होगा, और जब उस डेटा को कोई एक्सेस करना चाहेगा तो सर्वर की मदद से ही स्टोर होगा, फिर सर्वर की मदद से ही वो उस डेटा को स्टोर करे, एक्सेस करेगा आपका कोई कस्टमर। ठीक, आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे ना किसी के लिए, तो वो सारी चीज़ें होंगी। फिर रन टाइम का है, मिडिल वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपके एंड पे मैनेज हो रही होती हैं। राइट, IAS पे, ठीक है। देखो, इट टिपिकली प्रोवाइड्स एक्सेस टू नेटवर्किंग फीचर्स, कंप्यूटर एंड डेटा स्टोरेज स्पेस, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होता है आपका वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग जैसी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। IAS गिव्स यू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर योर IT रिसोर्सेज। ठीक है, जो IAS होता है ये आपको हाईएस्ट लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको IT रिसोर्सेज जो भी होता है ना, आप लोग उसे मैनेज कर पाते हो। राइट, उसके बाद देखो मैनेजमेंट कैसे यार, देखो यहाँ पे जो कि होता है ना, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिल वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ना कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है उसके पास होता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखा जाए तो बहुत सारा कंट्रोल आपके पास हो रहा होता है कि किस टाइप का डेटा आपका स्टोर होगा, किस टाइप का डेटा आएगा, रन टाइम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन सारी चीज़ों का होता है। यहाँ तक कि आपने जो एप्लीकेशन बनाया है वो एप्लीकेशन किस चीज़ का है, वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। फॉर एग्जांपल के इस चीज़ों की सर्विसेज के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एज्योर यूज करते हैं, AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को हम लोग यूज करते हैं। राइट, आई होप कि आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलो बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी यार। अब चलो मैं बता दूंगा लिखने का तरीका, बस आप इतना याद कर लेना कि वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, तो आप उसमें बना देना कि हाँ IAS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है, जो कि ये कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसके पास क्या होता है, वो वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, एंड वो मैनेज कर रहा होता है। एंड जो हमारे एंड पे होती हैं वो एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडिल वेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग बहुत आसानी से सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। और फॉर एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड AWS ऐसी जो कंपनियां हैं जो हमें ऐसे सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं। अब लिख पाओगे ना? राइट, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं, एडवांटेज में बात करते हैं। जैसे देखो कॉस्ट इफेक्टिव। अब देखो ये कॉस्ट इफेक्टिव ही है। अब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? अब देखो आपको स्टोरेज डिवाइस और सर्वर, नेटवर्किंग, यार कोई मतलब ही नहीं रखना है यार, बस पैसे दो, काम चलाओ। अब देखो वेबसाइट होस्टिंग वगैरह में करते हैं, आपने कोई वेबसाइट बना लिया, अब कहीं पे होस्ट तो करोगे, तो जो लोग आप में से वेबसाइट वगैरह बनाए होंगे तो आप में से सारे लोगों को पता होगा कैसे वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हैं। तो आप वहाँ पे कुछ स्टोरेज वगैरह आप बाई करते हो, ये सारी चीज़, डोमेन वगैरह लेते हो, तो आपको इसका आइडिया होगा। सिक्योरिटी वगैरह, आपको सिक्योरिटी की भी नहीं प्रॉब्लम रहती है कि हाँ मैंने यार कहीं पर डेटा स्टोर किया है तो कोई हैकर वहाँ पे अटैक करके मेरा सारा डेटा वहाँ से चुरा ले। राइट, तो ये सारी चीज़ें भी नहीं होती हैं, आपको नहीं देखनी होती हैं। क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा होता है वो अच्छी खासी सिक्योरिटी करके रखता है कि हाँ कोई अटैकर करे तो डेटा वहाँ से चुरा ना पड़ पाए। ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी आपको देखना नहीं होता है, वो सारी चीज़ें वही लोग संभाल रहे होते हैं। तो ये आपका एडवांटेज होता है IAS के अंदर।
राइट। चलो ये गूगल क्लाउड जैसे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, सेल्सफोर्स वगैरह कुछ होती हैं। सेल्सफोर्स का आई होप कि आप लोग नाम सुने होंगे, CRM बेस्ड कंपनी होती है, राइट। चलो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस होता है। अब देखो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म एन इन्वायरमेंट टू अलाउ डेवलपर्स। अब देखो ये हमें एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, किसको, डेवलपर्स को। डेवलपर्स कौन होते हैं, जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, वेबसाइट डेवलप करते हैं, आप हैं, हम हैं, जो हम लोग वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हैं, राइट। टू बिल्ड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, कोई भी सर्विसेज इंटरनेट पे हम लोग बनाते हैं वही तो डेवलपर्स होते हैं। आप क्या करते हो यार, आप मान लो कोई वेबसाइट बनाए जहाँ से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप एक सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हो कि जहाँ से लोग आपकी वेबसाइट की मदद से सर्विस मतलब शॉपिंग कर सकते हैं आसानी से, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। आप कोई मूवी से रिलेटेड आप वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि मान लो मैं आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं वहाँ से क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग वीडियो को देखो, आपका एग्जाम अच्छा हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। ये एक तरह से सर्विस ही होती है ना, तो वो अलग, मैंने एक अलग सर्विस बताई। लेकिन यहाँ पे एक डेवलपर जो होते हैं, पैस के अंदर आप यूट्यूब वाला मत लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पैस के अंदर क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं उनको एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलता है जिसकी मदद से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं अपने कस्टमर को। पास सर्विसेज आर होस्टेड इन द क्लाउड एंड एक्सेस बाय यूजर सिंपली विया द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के थ्रू सिंपली एक्सेस कर पाते हैं। अब मान के चलो आपने किसी कस्टमर के लिए कोई एप्लीकेशन बनाया, वेबसाइट बनाया, तो आपका कस्टमर क्या करेगा, सिंपल सा क्रोम पे जाएगा, क्रोम पे जाएगा या विंडोज एक्सप्लोरर पे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो एक्सेस कर पाएगा वहाँ से, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, राइट। तो ये आता है आपका पैस के अंदर। अब देखो पैस रिमूव्स द नीड फॉर यू टू मैनेज एंड अलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर यूजली हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलाउ यू टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ योर एप्लीकेशन। अब देखो पैस क्या काम करता है, अब देखो IIS में क्या था कि आपको रन टाइम, मिडिलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता था। लेकिन पैस में क्या हुआ ना, ये काम आपका वही मैनेज कर देगा, क्लाउड सर्विसेज जो होता है वो मैनेज कर देगा। आपको बस क्या करना है, डेटा आपको देखना है कि किस टाइप का डेटा आपको वहाँ पे डालना है, और एप्लीकेशन यानी कि कौन सी टाइप्स की वेबसाइट आपकी है, बस आपको उस पर ध्यान देना है। और बाकी जो पीछे का जितना भी काम है वो आपका क्लाउड सर्विसेज वाला जो भी प्रोवाइडर वो सारी चीज़ें आपको देख लेगा, राइट। अब देखो उसके बाद देखो एग्जांपल के लिए सेल्सफोर्स होता है। सेल्सफोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल से इसका कभी आप लोग इंटरनेट पे डाल के देखना। सेल्सफोर्स क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार मेरा इस टाइप्स का बिजनेस है, आप मुझे एक वेबसाइट बना के दे दो। तो क्या करता है, पूरा वेबसाइट्स वगैरह बना के देता है, यहाँ तक वो मैनेज वगैरह भी करता है सारी चीज़ें। तो सेल्सफोर्स बहुत ही अच्छा है, आप लोग नाम सुने होंगे सेल्सफोर्स का, ठीक है। देखो विंडोज़ एज्योर भी है, गूगल ऐप इंजन है। गूगल ऐप इंजन के पास बहुत ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो पास का यूज करती हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, राइट। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, इसका भी लिख सकते हो, इफिशियंटली मैनेजिंग द लाइफ साइकिल, इफिशियंसी, मुझे लगता है कि आप इसके अंदर भर सकते हो, इतना तो आपको पता चल गया होगा, राइट। ठीक, चलो अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में देखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म SAS होता है। इसमें देखो SAS इज अ वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। अब देखो SAS का क्या होता है कि कोई भी तरह की सर्विसेज जो होती है इंटरनेट पे किसी को देना हो, उसी का काम ये होता है, राइट। इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर वी सिंपली एक्सेस इट विया द इंटरनेट फ्रीली आवरसेल्फ फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट, राइट। इसमें क्या होता है कि कुछ भी आपको देखना नहीं है, अब भूल जाओ, सब भूल जाओ, ना एप्लीकेशन, ना डेटा, ना कुछ, सारा यार आपको जो प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर, वही आपका पूरा देखता है। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा जिसे आप रिलेट कर पाओगे, हाँ यार मैं तो यूज कर रहा हूँ, ठीक है। SaaS ऑफरिंग यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट हाउ द सर्विस इज मेंटेन और हाउ द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज मैनेज्ड। यू ओनली नीड टू थिंक अबाउट हाउ यू विल सी हाउ यू यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, राइट। आपको कोई मतलब नहीं है यार, एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, डजंट मैटर हाउ दे आर वर्किंग और नॉट, डजंट मैटर, बट आपको इंटरनेट कनेक्शन हो, आपके पास बस इंटरनेट हो, इंटरनेट होना जरूरी है भाई। बिना इंटरनेट को तो यू कैन नॉट इमेजिनेट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। सो इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो तो एग्जांपल के लिए देखते हो, सेल्सफोर्स मैंने बताया कि ये, हाँ आप इसको बोल देते हो, आपको ये वेबसाइट्स वगैरह बना के देता, बस यूज करना होता है। ड्रॉपबॉक्स, गूगल
वर्क स्पेस जी सूट का आप लोग नाम सुने होंगे। ये बहुत बेस्ट एग्जांपल से ध्यान समझना, बस आपको शायद समझ में आ जाएगा। जी सूट जो होता है ना, ये गूगल की एक सर्विसेज है। अगर आप इसे कुछ पैसे देके बाई कर लेते हो ना, तो यहाँ पे गूगल मीट में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो उसे एक्सेस कर पाओगे। गूगल ड्राइव के आप बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये जी सूट के अंदर ये सारी चीज़ें आता है। तो जी सूट में जब ये आता है तो बताओ, गूगल ड्राइव आपको बनाना थोड़ी ना है। गूगल ड्राइव तो आपको बना बनाया मिल रहा है। आप सिंपल सा यूज करोगे, कुछ पैसे दोगे, आप गूगल ड्राइव जैसी अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाओगे। गूगल मीट को आप यूज कर पाओगे। क्या गूगल मीट आपने बनाया है? नहीं बनाया है ना। आप कुछ पैसे दोगे, उसके एडवांस फीचर, प्रीमियम फीचर्स को यूज कर पाओगे। तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन ना आपने बनाया, नहीं बनाया, उसके अंदर डेटा क्या है वो भी तो आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। आप डेटा क्या दे रहे हो, सारा चीज तो वो दे रहा है। ठीक है, रन टाइम सब संभाल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारा चीज संभाल रहा है, वर्चुअलाइजेशन वही संभाल रहा है भाई। सर्वर्स वर्चुअलाइजेशन क्या, वो डिफरेंट रूम्स क्रिएट होते हैं। जब आप प्रीमियम यूज किए होंगे देखेंगे जीमीट में बहुत अच्छे फीचर्स हैं। सर्वर्स डजंट मैटर, आपको कोई मतलब नहीं है सर्वर्स कैसे काम कर रहा है, स्टोरेज कितना स्टोरेज डजंट मैटर, नेटवर्किंग कोई मतलब नहीं भाई। बस मुझे जीमेट यूज करना है, गूगल मीट यूज करना है, पीछे क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। तो कोरोना के टाइम में ना भाई हम SAS की सर्विसेज बहुत यूज किए हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम जैसी चीज़ें बहुत यूज की हैं, तो ये सारी SAS के अंदर आती हैं। अब मुझे बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि हाँ चीज़ें समझ में आएगी नहीं है। अब देखो, इसके बाद इसके एडवांटेज है, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता है यार? हम लोग को कुछ करना ही नहीं होता है भाई, बस हम यूज करते हैं। रिड्यूस टाइम, अब रिड्यूस टाइम क्या होता है? अब हमें देखो भाई, विदाउट डाउनलोड एंड इंस्टॉल, अब हमें कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है। अब बताओ, गूगल मीट यूज करना, जल्दी जाओ गूगल पे टाइप करो, जीमीट आ जाएगा, वहाँ से यूज कर लो। गूगल ड्राइव यूज करना है, कोई इंस्टॉल नहीं करना है। जीमेल आपको कुछ इंस्टॉल करना है, नहीं करना है भाई, बस जाओ यूज करो। बस यही सास की सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी देखो, बहुत आसानी से आप डेटा वगैरह को एक्सेस कर सकते हो। बस आपके पास जीमेल अकाउंट का आईडी एंड पासवर्ड हो, रूम पे हो तो लैपटॉप में चलाओ, कहीं गए अरे भाई अपना थोड़ा फ़ोन देना यार, बस अपना मेल आईडी एंड पासवर्ड डालते हो, उसके फ़ोन से अपना डेटा एक्सेस कर लेते हो। नहीं दिक्कत है ना कि आप कहीं अपना हार्ड ड्राइव लेकर घूमो SSD लेकर घूमो, नहीं घूमना पड़ता है ना भाई। बस मेल आईडी एंड पासवर्ड दिमाग में डालो, दुनिया में कहीं घूमो, एक्सेस कर सकते हो अपना। ऑटोमेटिक अपडेट्स, स्केलेबिलिटी, इट अलाउज द यूजर टू एक्सेस द सर्विस एंड फीचर्स ऑन डिमांड। अब देखो, स्केलेबिलिटी क्या होता है कि वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप लोग बिग डेटा में अच्छे से पढ़े होंगे। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि ऑन पर योर डिमांड, ये लोग आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कभी आपको 4 GB की जगह 8 GB रैम की जरूरत पड़ती है, तो फटाक से उतनी की सर्विस आपको मिलेंगे। फास्ट तो भाई रहते हैं ये, बस आपका इंटरनेट तेज हो, राइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब चलो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ और यहाँ पर एक बार समराइज कर देता हूँ IS, PaaS एंड SaaS का। ठीक है, IS का क्या फुल फॉर्म होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। PS का होता है आपका प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और आपका होता है SaaS का, आपका होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। IS में क्या होता है कि सारा कंट्रोल आपका जो सर्विस प्रोवाइडर उसके हाथ में नहीं होता है, उसके पास वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग का होता है, बाकी इतनी सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, राइट। PS में क्या होता है कि PS के पास कंट्रोल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू IS। आप कंपैरिजन करके भी वहाँ पे लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपके पास कंट्रोल होता है एप्लीकेशन एंड डेटा का, राइट। और यहाँ पे कंपनी जो होती है सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, OS, रन टाइम, ये सारा उसके पास होता है। SaaS में क्या होता है कि पूरा कंट्रोल जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पास होता है, बस आप उसकी सर्विसेज को यूज करते हो, राइट। आई होप कि मैंने थोड़ा सा समराइज कर दिया और डिटेलिंग में मैंने पीछे कर दिया है। चलो अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आपको पता होगा, अब देखो इवोल्यूशन कैसे होता है, एक बीज बोते हो, छोटा सा पौधा निकलता है और फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा हो चला जाता है और बड़ा। ऐसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे ही थोड़ी ना फैल गया बहुत बड़ा, कहीं तो आया होगा छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लाउड का, फिर धीरे से बड़ा और हुआ होगा, फिर और बड़ा और बड़ा। तो कैसे बड़ा हुआ, चलो देखता हूँ कैसे बड़ा हुआ, समझाता हूँ आप लोगों को। तो इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सबसे पहले 1980 के करीब में आपका आया था क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं जिसे क्लस्टर कहते हैं। आया ना क्लस्टर, कोई भी आपसे पूछे भाई क्लस्टर क्या होता है, बस बोल देना ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, दे वर्क विद ईच अदर साइमल्टेनियसली, राइट। तो वो क्लस्टर होते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स का। अब देखो फिर 1990 में ग्रिड कंप्यूटिंग आई, फिर 2000 में आपका यूटिलिटी कंप्यूटिंग आई, फिर 2005 में SaaS, PaaS एंड IS,
इस तरह की कंप्यूटिंग आई जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी। और आपको पता, देखो आप लोग पैदा हुए होंगे 2000 के बाद कुछ लोग, या 1990 के बाद, लेकिन यार उसके पहले भी ये कंप्यूटिंग एग्जिस्ट करती थी, बस हमें पता नहीं था, समझे। उसके बाद देखो क्लाउड कंप्यूटिंग आया 2007 के बाद। अब जब क्लाउड कंप्यूटिंग आया ना भाई, तबाही मच गया इंटरनेट की दुनिया में, तबाही। अब तुम मुझे बताओ, तुम कितना डेटा अपने फ़ोन पे रखते हो? अब तुम सोचो चुपचाप बैठ के, कितना डेटा अपने फ़ोन पे रखते हो? अब तो मुझे नहीं लगता होगा कि आप लोग अपने फ़ोन में कोई मूवी रखते होगे यार, कोई मूवी रखते होगे या फिर कोई वीडियो रखते, नहीं रखते हो। बस जस्ट सिंपल सा ही गाना सुनना है, स्पॉटिफाई ऑन कर लिया, और कोई ऐसे गाना सुनना है तो यूट्यूब ऑन कर लिया, कोई सीरीज देखनी है नेटफ्लिक्स पे चले गए, बस 150-200 रुपये दे के पूरा 150-200 रुपये दे के प्रीमियम ले लेते हैं नेटफ्लिक्स का। हॉटस्टार पे हम लोग आजकल मैच देख रहे हैं जाके ऑनलाइन, लाख लाख करोड़ करोड़ लोग कैसे देख रहे हैं भाई, उन करोड़ लोगों को कैसे लाइव दिखाया जा रहा है हॉटस्टार पे विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सोचो कितना पावरफुल है क्लाउड कंप्यूटिंग, इसकी मदद से क्या क्या नहीं हो रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो बहुत क्लाउड कंप्यूटिंग पावरफुल, एक बार बैठ के ध्यान से सोचना इसके बारे में। चलो अब हम क्लस्टर कंप्यूटिंग की थोड़ी बात कर लेते हैं, एग्जाम में आपको आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। मैं जितना टॉपिक यार लेता हूं ना सारा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ये मान के ना चलना, मुझसे ना पूछा करो कि यार क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट ही आपको भाई बताता हूं। अब क्या फर्जी का मैं तुमको बता दूं कि यहाँ 3 टॉपिक पढ़ लो एग्जाम में आ जाएगा, भाई ये नहीं होता है। एग्जाम के लिए कब तक पढ़ोगे? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो एकदम फ्री होके जाओगे एग्जाम में और आराम से लिख के आओगे, कोई टेंशन नहीं होगा। भाई कहो ला भाई तू ला, पहली यूनिट से कहाँ से तू पूछेगा, पूछ ले तू कहीं कोने से पूछ ले, मैं इंजीनियरिंग 1 वीडियो से पढ़ के आया हूँ, तू कहीं से पूछेगा मैं आंसर दे दूंगा। ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम में, ऐसा नहीं कि अरे यार कहीं वहाँ से ना पूछ दे, डर बनाना रहे आपके अंदर, तो वो डर ना रहे। तो सबसे पहले चलो क्लस्टर कंप्यूटिंग बात करते हैं। 1980 ये आप याद रखना, क्लस्टर कंप्यूटिंग केम एज एन अल्टरनेटिव टू मेन फ्रेम कंप्यूटिंग। अब क्लस्टर कंप्यूटिंग का पहले भी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती थी जो थी आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटिंग, राइट। और क्लस्टर कंप्यूटिंग का जब कॉन्सेप्ट आया तो क्या था, ईच मशीन इन क्लस्टर वाज कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए नेटवर्क विथ हाई बैंडविड्थ। इसमें मैंने बताया ना क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे डिवाइसेस होती हैं जो एक दूसरे से, मान लो ये कुछ डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर डिवाइसेस हैं भाई, ये ऐसे मैं गोल गोल बना रहा हूँ, ये कंप्यूटर डिवाइसेस हैं और ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही बनाती हैं क्लस्टर, राइट। और ये डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है तो क्लस्टर कहते हैं, और ये एक दूसरे से हाई बैंडविड्थ पे कनेक्टेड होती है। बैंडविड्थ इन द सेंस लाइक कि ये सारी डिवाइसेस जब कनेक्टेड होती हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है, डेटा फेच बहुत ही फास्ट होता है। ये डिवाइस अगर इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहिए तो बहुत फास्ट ही कम्युनिकेट करेगी, अगर बैंडविड्थ ज़्यादा रहेगा तो कम्युनिकेट बहुत फास्ट करेगी, राइट। यही मतलब होता है। अब देखो थर्ड पॉइंट पे क्या है, आल्सो न्यू नोड्स कुड इजीली बी एडेड टू द क्लस्टर इफ इट इज रिक्वायर्ड। अब देखो कोई डिवाइसेस लगे हैं, हो सकता हो इस डिवाइसेस से काम ना चल पा रहा हो सकता है और रैम की ज़रूरत हो, और डिवाइसेस की ज़रूरत हो, और कंप्यूटिंग की ज़रूरत हो, और प्रोसेसिंग की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक डिवाइस और ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी ईजी था क्लस्टर में कि हम लोग हाँ स्केल कर सकते थे अगर हमें और भी डिवाइसेस की जरूरत पड़ती थी। Thus the problem of the cost was solved to some extent, but the problem related to geographical restriction still pertained. To solve this, the concept of grid computing was introduced. अब देखो प्रॉब्लम क्या थी कि जियोग्राफिकल लेवल पे मतलब आप यहाँ हो, एक बंदा अमेरिका में है, आप इंडिया में हो, राइट। एक बंदा मुंबई में है, आप कहीं दूसरे उत्तर प्रदेश में हो, तो ये जियोग्राफिकल लेवल पे रिस्ट्रिक्शन एक जगह पे आ जाती थी। अब भाई बताओ ऐसे कैसे हम लोग डेटा एक्सेस कर पाए, इतनी दूर से कैसे कर पाए डेटा एक्सेस, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर आई आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व किया, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम्स थी, देखो एक बार में तो कोई टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं कर जाती 100%। अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत बूम पे चली जाएगी, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट वगैरह हो जाएगी, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ही होगी। चलो ग्रिड कंप्यूटिंग मीन्स दैट डिफरेंट सिस्टम वेर प्लेस्ड एट इंटायरली डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, कुछ मुंबई में आपके रहेंगे, कुछ दिल्ली में होंगे, कुछ अमेरिका में होंगे,
राइट। कुछ इंडिया में होंगे, कुछ श्रीलंका, कुछ वियतनाम, ऐसे ऐसे बहुत जगह जगह पे आपके सिस्टम्स होंगे और ये सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। एंड इफ एनी यूजर वांट टू एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, सो लाइक they can easily access the data na, like if he is from India, then he will access from the data from the India server, like तो वो इंडिया के सर्वर से डेटा एक्सेस करेगा, को जो अमेरिका में रहेगा वो अमेरिका डेटा एक्सेस करेगा, जो नियरेस्ट रहेगा। और ये सारी जितने भी डेटा सर्वर्स होंगे, सेंटर्स होंगे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, राइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यहाँ पे इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आ गया, राइट। दिस सिस्टम बिलोंग टू द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द ग्रिड कंसिस्टेड ऑफ हेटेरोजीनियस नोड। हेटेरोजीनियस का मतलब क्या होता है, अभी मैं आगे बताता हूँ, अभी चुप रहो, अभी दिमाग में गुस्सा होगा कि भाई हेटेरोजीनियस का नाम क्या ले लिए। अभी आगे की स्लाइड में मैं बताने वाला हूँ हेटेरोजीनियस, और एक और होता है उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। although it solved some problems but new problems emerged। अब देखो भाई यार, न्यू प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। अब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स इंक्रीज्ड। अब देखो, जो इंडिया में कोई सर्वर है, कोई अमेरिका में, तो यहाँ पे नोड की जो डिस्टेंस थी ना वो इंक्रीज हो गई। अब जब नोड इंक्रीज होगी तो बैंडविड्थ की प्रॉब्लम आएगी, तो जितने दूर पे रहेंगे कम्युनिकेट नहीं चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम आई थी, ये प्रॉब्लम आगे सॉल्व हुई। द मेन प्रॉब्लम विच वॉज इनकाउंटर वॉज द लो अवेलेबिलिटी ऑफ हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी एंड विथ इट अदर नेटवर्क एसोसिएटेड इशूज। तो यहाँ पे आपका यार अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। तो ये प्रॉब्लम, अवेलेबिलिटी इन द सेंस इफ एनी यूजर वांट टू एक्सेस एनी डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, सो दे कैन नॉट ईजिली एक्सेस द डेटा, राइट। सो ये प्रॉब्लम वहाँ पे आई। तो चलो देखते हैं आगे। तो मैं अभी बताया था हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस। यहाँ पर आपको जितने भी नोड दिख रहे हैं वो सेम नोड दिख रहे हैं, सेम कलर के, और यहाँ पे डिफरेंट कलर के नोड दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक तरह का हम लोग सिस्टम बनाते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस बनाते हैं। जिस ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ध्यान सुनना, अभी मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस कंप्यूटिंग की। तो जिस कंप्यूटिंग डिवाइस को बनाने के लिए हम हर डिवाइस में 1 2 3 4 5 6 का मैं एग्जांपल लेता हूं। हर डिवाइस में अगर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन के रैम 8 GB रैम, ठीक है, 8 GB रैम, 8 GB SSD और 4 कोर का सिस्टम, 4 कोर का लगाते हैं, ठीक है। इसमें भी, और इसमें भी 8 8 4 का, इसमें भी 8 8 4 का, ऐसे ही सेम सब में अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बनाते हैं सिस्टम, तो वो होता है होमोजीनियस। यानी कि हर सिस्टम में आपका सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, यानी कि 4 GB का रैम, 4 कोर रहेंगे, 8 GB का रैम रहेगा, 8 GB की आपकी SSD, 8 GB SSD रहेगी, ठीक है। ये सेम कॉन्फ़िगर हर डिवाइस में रहेगा, तो वो आपका होता है होमोजीनियस कंप्यूटिंग में आता है। और हेटेरोजीनियस में क्या आता है कि आपके पहले वाले में तो 8 GB रैम, 8 GB SSD, 4 कोर हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले में आपका हो सकता हो 16 8 5 ऐसे हो सकता है, तो आपका होमोजीनियस में आता है। और ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये सारे नोड मिलके एक साथ ही काम करते हैं ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, दैट्स इट। यानी कि होमोजीनियस कंप्यूटिंग क्या होता है कि एक तरह की ये पूरे मिलके एक साथ कोई हमें कंप्यूटिंग बनाते हैं ना, क्रिएट कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी एक तरह की है। इसमें क्या होता है कि सेम तरह के हर नोड सेम तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है इन सब में, और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन हेटेरोजीनियस क्या होता है कि हर डिवाइसेस अलग अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन हमें मतलब कॉन्फ़िगरेशन उसमें होती है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से कलर किया हुआ है। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, राइट। चलो, इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आपका आता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। इट इज अ कंप्यूटिंग मॉडल दैट डिफाइंस सर्विसेज प्रोविजनिंग टेक्निक्स फॉर सर्विसेज सच एज कंप्यूटर सर्विसेज along with other major services such as storage, infrastructure, etc., which are provisioned on a pay per use basis। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ही, मान लो आपको स्टोरेज यूज करना है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो कंपनियां लगी फिर यहाँ पे प्रोवाइड करने लोगों को, तो हमें पे पर यूज का बेसिस कॉन्सेप्ट आ गया कि पैसे दो यूज करो, पैसे दो यूज करो, इतना पैसा दोगे इतना स्टोरेज डिवाइस मिलेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। अब देखो पैस आईएस का भी कॉन्सेप्ट आया, तो इसके बारे में भी लिखना है भाई। ऐसा नहीं है क्लस्टर ग्रिड यूटिलिटी लिख दिया तो काम खत्म, इसको हेडिंग लिख दे, नहीं,
इसके बारे में भी एग्जाम में आएगा। अगर आपको लिखने के लिए इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग लिखने के लिए तो आपको इन तीनों को बताना है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं डिटेल कर रहा हूँ कि मैं पीछे बता दिया हूँ तीनों को बहुत अच्छे तरीके से, तो सेम वही यहाँ पे चिपका देना एग्जाम में, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बता दिया स्टार्टिंग में डिफिनीशन, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनीशन यहाँ पे डाल देना, AWS वगैरह एग्जाम्पल दे देना यहाँ पे। आई होप कि देखो अब इसीलिए मैं बोला था कि स्टार्टिंग अच्छे समझो, आगे वो सारी चीजें रिलेट करेंगी। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, राइट। तो चलो बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के आर्किटेक्चर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। चलो तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डायग्राम लिया हूँ और इस डायग्राम में ही आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना, कहीं दिमाग चल रहा है तो उसे कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखी नहीं हुई है चीज़ें, सारी चीज़ें आपको देख के समझना है और मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ बस उसे दिमाग में डालना है, राइट। तो चलो समझते हैं इसे एक एक करके। तो यहाँ पे देखो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले नंबर पे, और दूसरा देखो एप्लीकेशन है, तीसरा सर्विस है, चौथा रन टाइम क्लाउड है, ठीक है, पांचवा स्टोरेज है, छठवां इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सातवां आपका मैनेजमेंट है, आठवां आपका सिक्योरिटी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रंट एंड और यहाँ पे दिख रहा होगा बैक एंड। तो इतना सा जो आपका पार्ट है ये आपका तब बैक एंड में और इतना सा पार्ट आता है फ्रंट एंड में। आप में से बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट करते होंगे, वेब डेवलपर होंगे, तो आई होप कि आपको पता होगा कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, राइट। सो मे बी आप लोगों में से कुछ लोग वहाँ से आइडिया ले सकते हो फ्रंट एंड एंड बैक एंड का। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। तो एक देखो एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसके और इसके बीच में डिफरेंट है, ये ध्यान देना। तो ये जो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, GUI, जो भी एप्लीकेशन की GUI होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो भी UI UX जो होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पे हम क्लिक करके कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ से ही एक्सेस कर रहे होते हैं ना कोई डेटा। फॉर एग्जांपल के लिए आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो तो व्हाट्सएप क्या हो गया आपका, एक क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ से आप क्या करते हो अपने फ्रेंड के आइकन पे क्लिक करते हो, मैसेज सेंड करते हो। अब बताओ जो मैसेज सेंड करते हो तो मैसेज कहाँ जाता है, सबसे पहले कहीं स्टोर होता है जाके, फिर वहाँ से डेटा सेंटर से आपका जाता है फिर आपके दोस्त के पास। अब चीज़ें बहुत फास्ट हो रही होती हैं, हमें पता नहीं चलती हैं, राइट। जैसे मेल आप सेंड करते हो अपने फ़ोन से, आपके फ्रेंड पे फ़ोन पे मेल सेंड करते हो तो कैसे जाता है, सबसे पहले बीच में कहीं पर आपका स्टोर होता है वो सारी चीज़, यहाँ भेजते हो यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, ऐसे ही डेटा जाता है ना आपका। तो क्या होता है कि जीमेल में आपका क्या होता है, एक GUI बनी होती है, कंपोज लिखा होता है साइड में, जहाँ से आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद वहाँ पे कुछ मैसेज टाइप करते हो, अपने दोस्त का मेल ID डालते हो तो जाके ना मेल सेंड होता है। तो आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है जहाँ से आप क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करते हो, राइट। तो क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो, राइट। अब देखो उसके बाद दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन जो होता है ये आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जो कि क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है, राइट, जो कि क्लाइंट एक्सेस करना चाहता है उसे, वो आपका हो जाता है एप्लीकेशन के अंदर, राइट। अब देखो सर्विसेज में वही IaaS टाइप की सर्विसेज है या PS टाइप की सर्विसेज है या SaaS टाइप की सर्विसेज है, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। रन टाइम क्लाउड के अंतर्गत क्या आता है, रन टाइम क्लाउड प्रोवाइड लाइक एग्जीक्यूशन एंड रन टाइम इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि वर्चुअल मशीन। अब देखो जो भी चीजें आपकी क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन वगैरह हो रहा होता है वो आपके फिजिकल पे हो नहीं होता है, कहीं पर आपका यहाँ पे होता है ना वर्चुअल मशीन, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा होता है, तो वो आपका होता है रन टाइम क्लाउड। स्टोरेज से आप लोग समझ रहे होते हैं कि क्लाउड में जो भी जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, जो भी SSD, जो भी रैक वगैरह बनी होती है, जहाँ पे सारी चीज़ स्टोर होती हैं, वो आपका आता है स्टोरेज के अंदर, वो बैकएंड के अंदर ही आता है। अब देखो यहाँ पे आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। अब इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये आपके सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि होस्ट, एप्लीकेशन, नेटवर्क, इन तरह की, ठीक है। और जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जैसे कि इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि स्टोरेज वगैरह होता है, नेटवर्क ड्राइवर्स जो होते हैं, सर्वर्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाती हैं,
राइट। अब देखो मैनेजमेंट, सारी चीज़ों को मैनेजमेंट वगैरह मैनेज करना चीज़ों को, वो मैनेजमेंट के अंदर आती है। सिक्योरिटी, प्रॉपर यार सिक्योरिटी भी देखी जाती है कि जो भी डेटा आपका जहाँ पे स्टोर है प्रॉपर उसको सिक्योरिटी भी देना, जिसकी सारी कोडिंग वगैरह मतलब जितनी बैकएंड की चीज़ें होती है वह वहीं पर होती हैं, राइट। अब देखो आपको पता होगा कि डेटा सेंटर का भी इंटरनेट पे देखना गूगल का कि कितना वो सिक्योर है, कैसे उसे सिक्योरिटी दी जाती है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चलेंगी। और लास्ट में जो आता है इंटरनेट तो पता है आपका यही जान है। अगर इंटरनेट नहीं है तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इंटरनेट क्या करता है, ये क्लाइंट को फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करता है। बस इतना लिख सकते हो कि इंटरनेट जो होता है ये क्लाइंट को फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करता है, ठीक है। इफ क्लाइंट कोई भी चीज़ अगर एक्सेस करना चाहता है तो विद हेल्प ऑफ इंटरनेट ही वो एक्सेस कर पाता है। तो ये होता है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने भी पीछे बताई, उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, चलो इसे समझते हैं। पैरेलल कंप्यूटिंग मैंने बिग डेटा में बता रखा है लेकिन फिर भी यहाँ पे बताता हूँ। पैरेलल कंप्यूटिंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटिंग इन विच मेनी कैलकुलेशन ऑफ प्रोसेस आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। अब देखो कोई प्रोसेस अगर एक टाइम पे एक बार हो रहा होता है उसे सिंगल कंप्यूटिंग कहते हैं। अगर सेम उसी टाइम पे एक और प्रोसेस हो रहा होता है उसे पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। दैट्स इट। आप कहोगे क्या भाई यही मतलब? हाँ यार यही मतलब, इतना ही आसान है, ठीक है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या होता है, एक टाइम पे जब दो प्रोसेस हो रहे हो एक साथ साइमल्टेनियसली तो उसे पैरेलल कंप्यूटिंग कहते हैं। पहले पॉइंट पे देखो, देयर आर मेनी रीजन्स टू यूज पैरेलल कंप्यूटिंग। बहुत सारे रीजन्स है जिससे हम पैरेलल कंप्यूटिंग यूज करते हैं, जैसे कि सेव टाइम, मनी, प्रोवाइड कंकरेंसी, सॉल्व लार्जर प्रॉब्लम्स। अब देखो टाइम आपका कैसे सेव होगा कि अगर आप मान के चलो आपके पास यहाँ पे चार बॉल है, इन चारों बॉल को आपको यहाँ पे पहुँचाना है। यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी में डालना है। अगर आप एक बार में एक बॉल ले आकर डालोगे, फिर बॉल ले जाओगे, फिर ले जाओगे, फिर 4 बार में चारों बॉल जाएंगी। अगर आप किसी चीज इन दोनों का अगर एक बार में दो बॉल ले जा रहे हो, एक बार में 2 बॉल गया और फिर एक बार में 2 बॉल गया, यानी कि 2 बार में ही आपका 4 बॉल पहुंच जाएगा। ये पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अब देखो फर्दर मोर पैरेलल कंप्यूटिंग रिड्यूस कंप्लेक्सिटी भी रिड्यूस करता है यार। अब किसी काम को बार बार करोगे तो उसमें कंप्लेक्सिटी आएगी ही, ठीक है। In real life example of parallel computing, there are 2 queues to get a ticket of anything. If 2 cashiers are giving ticket to 2 persons simultaneously, it helps to save time as well as reduce complexity. अरे यार एग्जाम्पल ले सकते हो ट्रेन का टिकट वाला। अगर एक बंदा टिकट दे रहा है, तो 100 लोग अगर आ रहे हैं तो 100 मिनट लगेगा, और वहीं पर एक बंदा और बैठ जाता है तो 50 लोग इसके पास आ जाएंगे, 50 लोग इसके पास जाएंगे और 50 मिनट में काम हो जाएगा। बस यही है पैरेलल कंप्यूटिंग। ये दोनों एक साथ काम करेंगे ना, ये दोनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, ठीक। चलो अब पैरेलल कंप्यूटिंग के कुछ एप्लीकेशन जैसे देखो डेटाबेस एंड डेटा माइनिंग में करते हैं, राइट। द रियल टाइम सिमुलेशन ऑफ सिस्टम इसमें करते हैं। टेक्नोलॉजी सच एंड नेटवर्क वीडियोज एंड मल्टीमीडिया में करते हैं। अब देखो मल्टीमीडिया यार, अब देखो कोई डेटा स्टोर है कहीं डेटाबेस में, केसरिया सॉन्ग ले लेते हैं, केसरिया सॉन्ग ही ले लो यार। एक टाइम पे मान लो आप एक्सेस कर रहे हो, आपका दोस्त एक्सेस कर रहा है, क्या सेम टाइम पे ही एक्सेस हो रहा है ना, तो पैरेलल कंप्यूटिंग आती है। तो इन सारी चीज़ों में पैरेलल कंप्यूटिंग, एक टाइम पे अगर 2 चीज़ों को सेम टाइम पे एक्सेस किया जा रहा है तो पैरेलल कंप्यूटिंग में आता है। साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूज किया जा रहा है, कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट में यूज किया जा रहा है। यूज बाय ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR आप लोग सुने होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी, VR वर्चुअल रियलिटी। अरे ऑगमेंटेड रियलिटी नहीं यार, देखो आपको कुछ एप्लीकेशन याद आ रहे होंगे कि हम घर हमारा है तो घर के हम किसी कोने में कैमरा ऑन करके रखें मतलब शेर आ जाता है तो हम लोग देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे, और भी बहुत सारे आते हैं कि हाँ अगर मैं यहाँ पे ये सामान, जैसे आपका घर खाली है और आपको देखना है कि यहाँ पे मैं क्या सामान रखूँ तो मेरा घर अच्छा लगेगा, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे कैमरा ऑन करोगे और वहाँ पे चेक कैसे लगा दोगे, तो आपका कैमरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फूल सजा देगा, यहाँ पे टेबल लगा देगा, जिससे आप पता लगा सकते हो हाँ अगर मैं ये सामान यहाँ पे रखूंगा मेरा घर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू पॉसिबल है कि विदाउट हमें सामान खरीदे हुए, रूम सजाए हुए हम जान सकते हैं कि हमारा रूम सजने के बाद कैसा लगेगा। एडवांस ग्राफिक्स में होता है, वर्चुअल रियलिटी में हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी तो आप लोग को पता ही होगा। चलो डिसएडवांटेज पैरेलल कंप्यूटिंग होते हैं भाई, देखो हर किसी की चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं।
इन केस ऑफ क्लस्टर बेटर कूलिंग टेक्नोलॉजी नीडेड इन पैरेलल कंप्यूटिंग। अब देखो जब पैरेलल कंप्यूटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा कंप्यूटर पर। अब बताओ एक कंप्यूटर भाई है, अगर हम इसे बोलेंगे कि भाई एक काम करो तो बड़े आराम से एक एक काम करता रहेगा। अब इसे मैं 50 काम दे रहा हूँ करने के लिए, तो यार प्रेशर। अब देखो आप अपने लैपटॉप पे कभी छोटा छोटा काम करते होंगे तो आपके फैन नहीं चलते होंगे लैपटॉप के। जब वहीं पे बहुत बड़ा टास्क करने लगते हो तो आपका फैन लगता है चलने, जी पीछे का होता है ना लैपटॉप का फैन, वो चलने लगता है, राइट। तो क्यों होता है? ताकि जब आप कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे होते हैं, पैरेलली चल रहे होते हैं, इस तरह से आपको बेटर कूलिंग की जरूरत पड़ती है। तो वही एक डिसएडवांटेज होता है, कहीं जल ना जाए आपका सिस्टम वगैरह। इट रिक्वायर्स द मैनेज एल्गोरिदम विच कुड बी हैंडल इन पैरेलल मैकेनिज्म। अब देखो एल्गोरिदम वगैरह ही बहुत मस्त होना चाहिए कि अगर हम पैरेलल वहाँ पे चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं तो बहुत इफिशियंट तरीके से एक्सेस वगैरह हो, ठीक है। द मल्टी कोर आर्किटेक्चर कंज्यूम हाई पावर कंजम्पशन, ठीक है। मल्टी कोर आर्किटेक्चर आप लैपटॉप पर खरीदने जाते होगे तो कोर चेक करते होगे, 4 कोर 8 कोर, ये सारी चीज़ें वही कोर हैं। ये डिपेंड करता है प्रोसेसिंग पे, ठीक है। ये प्रोसेसिंग में हेल्प होता है, कितनी तेजी से आपका सिस्टम प्रोसेस करेगा। द पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम नीड्स लो कपलिंग एंड हाई कोहेजन विद डिफिकल्ट टू क्रिएट। अब कपलिंग एंड कोहेजन मैंने बताया था शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आपको शायद पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, तो मैं बहुत डीप में नहीं बताने वाला। तो ये देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। लो कपलिंग में क्या होता है कि इसमें रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मॉड्यूल, उसे लो कपलिंग कहते हैं। और इसमें जो होता है हाई कोहेजन में, इसमें रिलेशनशिप होता है रिलेशनशिप विद इन द मॉड्यूल, ये हाई कोहेजन में आपका आता है, राइट। तो यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़े थे ना हम, किसी भी टास्क को मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं, ये मॉड्यूल में ब्रेक कर देते हैं, राइट। 4 मॉड्यूल हो गए, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप दिखाना होता है वो आपका आता है लो कपलिंग के अंदर। और जब इसी मॉड्यूल के अंदर आपको रिलेशनशिप दिखाना होता है वो आपका आता है हाई कोहेजन। समझ में आ गया? यही होता है। To the code for a parallelism based program can be done by the most technically skilled and expert programmers। अब देखो पैरेलल कंप्यूटिंग का तो है बहुत अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्ट प्रोग्रामर की जरूरत पड़ती है, जो खोजना बहुत मुश्किल होता है। आज के ज़माने में बहुत कम होते हैं ना यार, कि जो चीज़ किसी चीज़ में कोई बंदा होता है जो एक्सपर्ट होता है, तो वो होता है उसे हाई सैलरी भी देनी पड़ती है। तो ये डिसएडवांटेज मिलते नहीं है लोग। ड्यू टू सिंक्रोनाइजेशन, थ्रेड क्रिएशन, डेटा ट्रांसफर एंड मोर द एक्स्ट्रा कॉस्ट समटाइम्स कैन बी क्विट लार्ज। अब देखो अगर हम डेटा को बार बार एक्सेस कर रहे हैं, कहीं से सिंक्रोनाइज बार बार करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको समटाइम्स एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं, कॉस्ट ज़्यादा लगती है, क्योंकि सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज हो रहा होता है। तो ये सारी कुछ आपके डिसएडवांटेज हो गए। अब डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे बात करने से पहले एक बार चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए भाई तो फटाफट चलो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ, ताकि वीडियो आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो कैसी लगी, बस इतना कमेंट कर दो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और वीडियो को लाइक करो, मुझे अच्छा लगता है यार आप लोग कमेंट करते हो, मतलब अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ यार आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो और वीडियो को लाइक कर रहे हो, तो अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो और वीडियो जल्दी जल्दी बना के आप लोगों को देता रहो, ठीक है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझोगे और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करोगे, ठीक। चलो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की। पहले पॉइंट पे देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स बट रन एज अ सिंगल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? देखो सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ एक जगह पे होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होती है, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, सिस्टम तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये कनेक्ट एक दूसरे से होते हैं और ये काम मतलब करते सब काम है, लेकिन इन्हें जब काम करेंगे ना ये सब तो लगेगा एक साथ काम कर रहे हैं, ये अकेले ही हैं, ये एक हैं, ऐसे तरीके से काम करेंगे, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में होता है बहुत सारे सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन जब वो काम करते हैं तो एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं, राइट। और उससे क्या होता है कि पावर बहुत बड़ी हो जाती है, होता है ना, जब ग्रुप में आप लोग रहोगे तो आपकी पावर बहुत है, जब अकेले रहोगे तो कोई मार के चला जाएगा। तो ये होता है, जब ग्रुप में सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है, और अलग अलग जगह पे कंप्यूटर्स होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, और ये एक सिस्टम की तरह लगते हैं कि हाँ कोई एक सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन करते हैं सारे लोग, राइट। द कंप्यूटर्स दैट आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन बी फिजिकली क्लोज टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय ए लोकल नेटवर्क। ये एक लोकल नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और दे कैन बी जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट एंड कनेक्टेड बाय ए वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क लैंड वैन कंप्यूटर नेटवर्क में पड़े हो गए, या इंटरनेट के थ्रू ये जियोग्राफिकली कनेक्ट होते हैं।
A distributed system can consist of any number of possible configurations such as mainframes, personal computers, workstation, mini computers and so on, right? So the goal of distributed computing is to make such a network work as a single computer. इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ यार बहुत सारे कंप्यूटर्स को मिला के काम करवाया जाए जो कि बहुत फास्ट हो और वो लगे कि कोई एक बंदा एक कंप्यूटर ही काम कर रहा है, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का। अभी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑफर मेनी बेनिफिट्स ओवर सेंट्रलाइज सिस्टम। लाइक सेंट्रलाइज सिस्टम से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जैसे स्केलेबिलिटी में और रिडंडेंसी में। स्केलेबिलिटी क्या है, द सिस्टम कैन इजीली बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर मशीन एज नीडेड। अब स्केलेबिलिटी में क्या है कि मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आपकी 4 मशीन काम कर रही हैं और हो सकता है चारों नहीं काम कर पा रही हैं सही से, 2 की और ज़रूरत है, तो 2 को बहुत आसानी से और इसमें ऐड कर सकते हैं। मान लो ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड काम कर रहे हैं, 2 की और जरूरत पड़ी तो इन दोनों को लाओ भाई कनेक्ट कर देते हैं हम, तो ये 2 कनेक्ट हो जाएंगे। रिडंडेंसी में क्या होता है, सेवरल मशीन्स कैन प्रोवाइड द सेम सर्विसेज, सो इफ वन इज अनअवेलेबल वर्क डज नॉट स्टॉप एडिशनली बिकॉज मेनी smaller machine can be used. This redundancy does not need to be prohibitively expensive. अब देखो क्या होता है कि कभी कभी ये सिस्टम खराब हो जाए, कोई भी कुछ फेल्यूर आ जाए तो इसका काम ये भाई संभाल लेगा, ये फेल हो जाए तो भाई ये संभाल लेगा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस होता है कि हाँ ये होता है ना कि भाई कभी आप कॉलेज में नहीं गए, भाई तुम प्रॉक्सी मार देना मेरी, तो बंदा मार देता है लेकिन काम तो हो जाता है ना, दोस्त रहने के फायदे यही है। तो बस भाई यही यहाँ पे यही एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले सकते हो। चलो अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो आर्किटेक्चर है ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। तो बेसिकली इसके 2 इसेंशियल कॉन्सेप्ट हैं, इसेंशियल भाई बहुत जरूरी है। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, रट लेना, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, एक सिस्टम आर्किटेक्चर। इसके अंदर 4 आते हैं, लेयर्ड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, डेटा सेंटर्ड, इवेंट बेस्ड। इसके अंतर्गत आते हैं क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर। अब मैं पूरे के बारे में तो नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ के बारे में मैं जरूर बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा नहीं लिखना है भाई, 6 के बारे में पूरा नहीं लिखना है, तो इसमें 1-2 मैं गायब कर देता हूं, बाकी पूरा मैं बताता हूं आपको, ठीक है। चलो लेयर्ड आर्किटेक्चर सबसे पहले बात करते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या है, लेयर्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स सम मॉड्यूलर अप्रोच टू सॉफ्टवेयर। ये मॉड्यूलर अप्रोच देता है। मॉड्यूलर मतलब क्या होता है, मॉड्यूलर मतलब क्या होता है, जब हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, एक एप्लीकेशन को जब डेवलप करते हैं तो उसे क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर उसे डेवलप करते हैं। तो ठीक लेयर आर्किटेक्चर में भी एक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलर का। तो सारी जो लेयर होती है वो ब्रेक हो जाती है, जैसे देखो लेयर एन यहाँ पे है, ये है, ये है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अलग हो गई है लेकिन काम साथ ही करती हैं, राइट। बाई सेपरेटिंग ईच कंपोनेंट्स इट इज़ मोर इफिशियंट। जब सेपरेट कर देते हैं तो बहुत ही इफिशियंट हो जाता है। और जैसे कि सही एग्जाम्पल आप OSI मॉडल से ले सकते हो, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब मुझे नहीं लगता कि यार आपको OSI मॉडल बताने की ज़रूरत है, आप कंप्यूटर नेटवर्क में बखूबी से पढ़ के आए हो, था ना यार, एप्लीकेशन लेवल, नेटवर्क लेवल, डेटा लिंक लेयर, ये था ना सारी चीज़ें, तो वही OSI मॉडल है, तो उससे आप कुछ ले सकते हो एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो इट इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सेपरेट्स कंपोनेंट्स इट्स यूनिट, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि सेपरेट कर देता है सारे कंपोनेंट्स को एक यूनिट में। जैसे देखो ये अलग कर दिया, 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 लेयर वाइज, ठीक। और रिक्वेस्ट गोज फ्रॉम द टॉप डाउन एंड द रिस्पॉन्स गोज फ्रॉम द बॉटम डाउन। अब देखो जो भी रिक्वेस्ट वगैरह आती है ना, ध्यान देना, वो आती है, ये वो जाती है आपकी टॉप टू डाउन, ऐसे जाती है, देखो टॉप टू डाउन जाती है, ये आपका टॉप हो गया, ये आपका डाउन हो गया, टॉप टू डाउन जाती है। और जब कोई रिस्पॉन्स होता है तो वो आपका आता है बॉटम टू अप जाता है, ठीक है, वो बॉटम टू अप जाता है, ये आपका बॉटम अप, अरे सॉरी यार, डाउन टू अप जाता है, डाउन टू अप जाता है, मतलब बॉटम अप ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। चलो द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर इज दैट इट कीप्स थिंग्स ऑर्डरली एंड मॉडिफाई ईच लेयर इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द सिस्टम। अब देखो लेयर आर्किटेक्चर के एडवांटेज ध्यान देना, एडवांटेजेस जो लेयर आर्किटेक्चर है कि ये सारी चीज़ों को ऑर्डर वाइज रखता है, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर वाइज रखता है। और अगर हम किसी एक लेयर में कुछ चेंजेस करते हैं तो दूसरे लेयर को अफेक्ट नहीं करता है, ये बहुत अच्छी बात है भाई इसकी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी लेयर को हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी से। और जैसे एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट था कि हम लोग मॉड्यूल वाइज में डिवाइड जब कर देते हैं तो एक एक मॉड्यूल को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। चलो डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, तो ये सारी चीज़ आपके सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर अभी आ रहे हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जैसे कि देखो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, हमने लेयर्ड बात किया, अब देखो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर वर्क्स ऑन सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी इधर एक्टिव एंड पैसिव।
तो बेसिकली डेटा सेंटर्ड का मतलब क्या है, किसी एक जगह पे सेंटर में। तो बेसिकली यहाँ पे भी है कि एक सेंटर में ये आपका डेटा स्टोरेज मतलब डेटा स्पेस होता है जो कि इसी पर ये पूरा काम कर रहा होता है, ये लेयर जैसा नहीं होता है। लाइक मोस्ट प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिनेरियो, द प्रोड्यूसर बिजनेस प्रोड्यूस आइटम टू द कॉमन डेटा स्टोर एंड कंज्यूमर इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम इट। अब देखो एज अ प्रोड्यूसर कंज्यूमर का, जैसे मान लो प्रोड्यूसर कोई चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब को वीडियो दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये यूट्यूब हो गया, यहाँ पे EIOB चैनल हो गया, ये आप हो। मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ और यहाँ से यूट्यूब के डेटाबेस से आप लोग डेटा को एक्सेस कर रहे हो। तो मैं प्रोड्यूसर हो गया, आप कंज्यूमर हो गए। तो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर क्या है कि एक जगह पे कहीं डेटा स्टोर है, वहाँ से डेटा कोई वहाँ पे डाल रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेटा को डाल भी सकता हूँ, वहाँ से डेटा को एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं डेटाबेस में जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं वहाँ से एक्सेस भी कर सकता हूँ, उसे डिलीट भी कर सकता हूँ, डाल भी सकता हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, बस उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो, मेरी वीडियो को। आप मेरी वीडियो में मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होता है। चलो समटाइम्स दिस सेंट्रल रिपोजिटरी कैन बी जस्ट अ सिंपल डेटाबेस, तो समटाइम्स जस्ट सिंपल डेटाबेस हो जाता है। अब भाई देखो ये यूट्यूब का क्लाउड बहुत बड़ा है। अब ये मत समझ लेना कि मैं तो यार एग्जांपल दे दिया इसका, देखो डेटा सेंटर आर्किटेक्चर, ये मत समझ लेना कि यूट्यूब फॉलो करता है। यूट्यूब की टेक्नोलॉजी, गूगल की टेक्नोलॉजी किसी को नहीं पता है कि वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। मैंने जस्ट एक कॉमन एग्जाम्पल दिया कि हाँ इस तरीके से ऐसे डेटा सेंटर में काम होता है, ठीक है। चलो, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करने लगेंगे भाई यार गूगल तो कुछ अलग ही यूज करता है, यूट्यूब में कहाँ ऐसे काम होता है, ठीक है। तो अलग की चीज़ें हैं, मैंने बस एक एग्जांपल के लिए दिया कि हाँ सेंटर आर्किटेक्चर में ऐसे काम होता है। ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैपन थ्रू ए डेटा स्टोरेज सिस्टम, तो जो भी कम्युनिकेशन होता है बस इसके थ्रू होता है, इसी के थ्रू सारी कम्युनिकेशन होती है, राइट। चलो अब बात करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में नाम से ही पता है कि एक क्लाइंट होगा, एक सर्वर होगा। अब एज ए ह्यूमन आप यहाँ पे बैठे हुए हो और यहाँ पर मान लो आपका सर्वर है, यहाँ पे सर्वर है और बीच में आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट से आप सर्वर कनेक्ट होता है, आप कनेक्ट होते हो और डेटा को एक्सेस करते हो। HTTP रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है, HTTP रिक्वेस्ट आप करते हो, सर्वर तक जाती है और एज ए रिस्पॉन्स आपका HTTP में आता है, आपको डेटा मिल जाता है। आप कुछ भी यूज करते हो, मान चलो आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हो, तो ये आपका हो जाएगा क्लाइंट, ये हो जाता है आपका सर्वर, राइट। तो यही होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में। एक देखो सर्वर है, ठीक है, अब देखो बीच में एक नेटवर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फोन, PC, लैपटॉप, ये क्लाइंट होगा, ये क्लाइंट साइड का होगा, ये नेटवर्क होगा, सर्वर होगा। अब देखो आप फोन यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, तो सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ये नेटवर्क यूज करते हो, इंटरनेट, नेटवर्क वही इंटरनेट, और डेटा आप यहाँ से मान लो ऐसे इसको रिक्वेस्ट भेजे, इसको रिक्वेस्ट किए, ठीक है, यहाँ से फिर जाता है सर्वर में। डेटा अगर आपका होता है तो यस आता है, कहता है हाँ है, और फिर वो एज यहाँ से उड़ता है, रिस्पॉन्स में जाता है, फिर रिस्पॉन्स में आपको मिल जाता है। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में यही काम करता है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप बहुत आसान आराम से लिखना कि हाँ इसमें एक सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, ऐसे फॉलो करते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप एक डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद फिर आप कहिएगा कि इफ़ यू आर यूजिंग फोन और PC और लैपटॉप देन वी रिक्वेस्ट यूजिंग द नेटवर्क लाइक विद द हेल्प ऑफ HTTP, देन इफ डेटा इज अवेलेबल इन द सर्वर, राइट, then we got the response and we can easily fetch the data from the server and we got the data, right। so इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो एग्जाम में बना के, मतलब थोड़ा सा होता है ना बना के एग्जाम में बहुत सारा लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक। तो आई होप कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। पीयर टू पीयर, ये सिस्टम आर्किटेक्चर में पीयर टू पीयर एक है, आल्सो कॉल्ड P2P नेटवर्क, वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट नो सेंट्रल कंट्रोल इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इसमें कोई सेंट्रल नहीं होता है P2P में, एक दूसरे से ये लोग कनेक्ट होते हैं। जैसे देखो ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट, तो P2P होता है, एक दूसरे से ये कनेक्ट होते हैं, राइट। अ नोड कैन ईदर एक्ट एज अ क्लाइंट और सर्वर एट एनी गिवन टाइम वंस इट ज्वाइन द नेटवर्क। देखो जो भी नोड है ना, ये कभी क्लाइंट की तरह काम करेगा, कभी आपका सर्वर की तरह काम करेगा, राइट। और नोड दैट रिक्वेस्ट समथिंग इज कॉल्ड अ क्लाइंट। एक नोड अगर कुछ अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसे क्लाइंट कहते हैं, और जो जहां से एक्सेस करता है उसे सर्वर कहते हैं, राइट। तो देखो ये नोड है, ये दो नोड ले लेते हैं। अगर ये नोड कभी अगर इस नोड से कुछ एक्सेस करता है तो ये हो जाएगा क्लाइंट और ये हो जाएगा सर्वर। अगर ये नोड कभी इस नोड से कुछ रिक्वेस्ट करता है तो ये हो जाएगा सर्वर और ये हो जाएगा क्लाइंट,
ठीक, एक दूसरे से ऐसे होते हैं। एट वन दैट प्रोवाइड समथिंग इज कॉल्ड सर्वर, इन जनरल ईच नोड इज कॉल्ड अ पीयर। ठीक है, सभी नोड एक पीयर में कहलाते हैं। पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब पैरेलल वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, चलो उसे समझ लेते हैं। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या है, इससे तो डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटेशन इन विच मेनी कैलकुलेशन और द एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। इसमें देखो जो भी एग्जीक्यूशन होता है एक साथ दो होते हैं, साइमल्टेनियसली हो रहा होता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है, सिस्टम हुज कंपोनेंट आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स विच कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस बाय पासिंग मैसेज टू वन अनदर। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और एक तरह ऐसे काम करती हैं कि जैसे लगता है कि कोई एक ही सिस्टम काम कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत सारी काम कर रही होती हैं। और ये जो काम कर रही होती है ये एक दूसरे से डेटा पास करके, मैसेज पास करके काम कर रही होती हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होता है। अकर्स इन सिंगल कंप्यूटिंग। अब देखो पैरेलल कंप्यूटिंग जो होता है ये आपका एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर होता है और इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंप्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मल्टीपल कंप्यूटर लगे होते हैं। इसे मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। पैरेलल कंप्यूटिंग में मल्टीपल कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क एट द सेम टाइम्स। समझ रहे हो, मल्टीपल प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, बट यहाँ पर मल्टीपल कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके परफॉर्म कर रहे होते हैं टास्क को सेम टाइम पे। ठीक है, कंप्यूटर कैन हैव शेयर्ड मेमोरी या डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और ईच कंप्यूटर हैज इट्स ऑन मेमोरी। सारे इसमें देखो जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सबके अपनी अपनी, मतलब देखो यहाँ पे इसकी अपनी मेमोरी, इसकी अपनी मेमोरी, इसकी अपनी मेमोरी, इसकी अपनी मेमोरी। और इसमें क्या होता है कि एक ही मेमोरी होता है, सब लोग यूज करते हैं। तो ऐसे दो और है, पढ़ लेना यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो पहले नंबर पे देखो, क्लाउड इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लाउड टू ग्रो और श्रिंक कैपेसिटी ऑफ CPU फॉर CPU मेमोरी एंड स्टोरेज रिसोर्सेज टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कान खोल के सुनो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये समझ लेना, फिर ये इलास्टिसिटी समझ में आ जाएगी। इलास्टिसिटी का मतलब इतना है, आप किसी भी क्लाउड का सर्विस यूज कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी का क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो, क्लाउड सर्विस किसी कंपनी का यूज कर रहे हो और यहाँ पर मान लो आप हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसकी सर्विस को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी सर्विस को अगर आप यूज कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आप इसकी सर्विस में 4 GB रैम यूज कर रहे हो, 4 GB रैम यूज कर रहे हो, 8 GB इसका स्टोरेज यूज कर रहे हो, और इसमें मान लो रैम हो गया, स्टोरेज हो गया, और स्टोरेज रैम, और मान लो प्रोसेसर CPU यूज कर रहे हो, मान लो प्रोसेसर इसका यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में आपको 4 GB रैम की ज़रूरत है, 8 GB रैम की ज़रूरत है, और आप इसको पैसा दे रहे हो $5। ठीक है, जैसे ही आपका डिमांड बढ़ा, ध्यान देना, जैसे ही आपका डिमांड बढ़ा, अब आपको चाहिए 4 GB की जगह 8 GB, 8 GB की जगह 16 GB। ठीक है, तो वैसे ही ऑटोमेटिक क्लाउड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करने लगेगा 8 GB और 16 GB विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी मैसेजेस, और यहाँ पर आपकी चार्जेस $5 से $15 हो जाएंगे। जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट 8 GB से, ये ध्यान देना, 8 GB से 6 GB पर आता है और ये 16 GB से 10 GB पर आता है, वैसे ही आपकी कॉस्ट $15 से $10 पे आ जाएगी। समझ में आ रही है, ये ऑटोमेटिक चीज़ होने लगती हैं। तो यही आता है इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग में कि एज पर योर रिक्वायरमेंट क्लाउड सर्विसेज आपको उतनी चीज़ें अलॉट कर देता है और आप उसको यूज करते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, अब और मस्त समझ में आएगा, अब इसको समझो। क्लाउड इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए क्लाउड टू ग्रो और श्रिंक कैपेसिटी फॉर CPU मेमोरी एंड स्टोरेज रिसोर्सेज टू अडॉप्ट टू चेंजिंग डिमांड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड के अकॉर्डिंग ये सारी कैपेसिटी श्रिंक करती हैं, ग्रो करती हैं। ये देखो, ग्रो और श्रिंक करती हैं, जो एग्जांपल मैंने अभी बताया वही है। अब देखो, क्लाउड इलास्टिसिटी कैन बी ऑटोमेटिक विदाउट नीड टू परफॉर्म कैपेसिटी प्लानिंग इन एडवांस ऑफ द ओकेजन। ऑटोमेटिक होती है, जो मैंने बताया ऑटोमेटिक होती है। इसी एग्जांपल से सब मैच कर जाएगा। मॉनिटरिंग टूल्स ऑफर्ड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर डायनामिकली एडजस्ट रिसोर्सेज एलोकेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन without impacting existing cloud based operation, right?
दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर IT एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ टू मॉनिटर रिसोर्सेज। अब देखो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उन्हें मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि कभी ये यूज कर रहा है, कितना इसे मिला, कब इसे और बढ़ाना है, नहीं करना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे हो रही होती हैं, ठीक है। क्लाउड इलास्टिसिटी इज ऑफन एसोसिएटेड विद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो आपका एक सिस्टम से काम नहीं चल रहा है तो बगल में एक सिस्टम और ऐड कर दो, 2 से नहीं काम चल रहा है एक और ऐड कर दो, ये आपका ही हॉरिजॉन्टली स्केल हो रहा है, राइट। चलो, क्लाउड इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स businesses and IT organizations the ability to meet any unexpected jump in demand। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स होते हैं, मान लो आज आपके वेबसाइट पे 1000 यूजर्स आ रहा है, ठीक है, मे बी कल आपके 2 लाख आ जाए, अरे 2 लाख आ जाए, ठीक है, आपके वेबसाइट पे 2 लाख आ जाए, तो फिर क्या होगा? क्रैश कर जाएगी ना। लेकिन नहीं, अगर क्लाउड की सर्विस आप यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिक 2 लाख हो जाएगा। कभी देखो हॉटस्टार का, कभी क्रिकेट दे रहा होता है तो एक बार में 10 लाख लोग देख रहे होते हैं, फिर जैसे 1 घंटे बाद पता चलता है कि 20 लाख लोग देख रहे होते हैं। तो वो सब कैसे श्रिंक हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्लाउड को मेंटेन भी करना होता है कि ऐसा ना हो 10 लाख लोग हैं तो वो 20 लाख इतना कंप्यूटिंग सर्विसेज यूज कर रहा हो, ठीक है, और 20 लाख पे जब पहुंचे तो फेल हो जाए, नहीं ना, लोग पूरे देखते हैं ना 20 लाख लोग। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और देखो विदाउट द नीड टू मेंटेन स्टैंड बाई इक्विपमेंट टू हैंडल दैट डिमांड्स, तो यही सारी चीज़ें होती है। हॉटस्टार का मैंने एग्जांपल दिया, आई होप उससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और देखो ये एग्जांपल दिया, आई होप इससे बहुत अच्छे से आप लोग रिलेट कर पाए होगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी, और ये वीडियो हम लोग की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।